अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद सुलेमान। ई कैट एम कैट फिजिक्स कोर्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नेम है स्केलर एंड वेक्टर्स। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर जो है चैप्टर नंबर 1 हमने सॉल्व किया था और उसके एमसीक्यूज पे जो है हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सेकंड, जो वो तमाम स्टूडेंट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है आपको पास पेपर शेयर किए जाएंगे आपके साथ और साथ में जो है आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अपने लेक्चर को जो है कंटिन्यू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो इस लेक्चर के अंदर हमें स्केलर के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आपकी कोर्स के अंदर स्केलर को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ आपको डेफिनेशन ही पढ़ाई गई है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है वेक्टर्स के ऊपर ज्यादा बेस कर रहा है। तो स्केलर को समझ लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर के दरमियान में डिफरेंस क्या है। इसके एमसीक्यूज भी जो है बहुत दफा आपसे पूछे गए हैं। देखो ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देना बहुत जरूरी है। स्केलर की डेफिनेशन को समझते हैं। स्केलर वो चीज होती है जिसमें सिर्फ आपके पास जो है मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो भाई, मैग्नीट्यूड तो होता है। अब आपका सवाल यहाँ पर ये आएगा कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड जो है आपके पास कोई वैल्यू या कोई नंबर या इंटीजर हो सकता है। सही है, इसकी मैं आपको मिसाल भी दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी आप जो है अपने पास नोट डाउन करते रहे और साथ साथ जो है अंडरस्टैंडिंग करते रहे। अब वेक्टर क्या चीज होती है। वेक्टर के अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी आता है और साथ में जो है आपके पास डायरेक्शन भी आती है। तो देखो मेजर डिफरेंस आपको नजर में आ गया कि भाई अगर आपको अपनी बात समझानी है, अगर वो आपकी बात सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से समझ में आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो क्वांटिटी आपकी स्केलर कहलाएगी। लेकिन अगर आपको किसी को बात समझाने के लिए आपको डायरेक्शन का भी सहारा लेना पड़ रहा है तो फिर जो है उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। सही। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो भाई जब आप शॉप पे जाते हैं, आप चीनी परचेज करते हैं तो आप वहां पर क्या बोलते हैं कि भाई मुझे लेट्स सपोज कि 5 kg जो है शुगर दे दो। तो इसके अंदर आपने कोई डायरेक्शन बताई नहीं, आपने डायरेक्शन नहीं बताई, आपने सिर्फ एक जो है नंबर का यूज किया, आपने एक वैल्यू का यूज किया। आपने सिर्फ वैल्यू का यूज करते हुए जो है आपने बोला मुझे ये चीज दे दो। तो ये क्या था कि एक स्केलर क्वांटिटी थी। अब स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर क्या पड़ी, केजी। केजी किसका यूनिट होता है, मैस का यूनिट होता है। तो मैस आपके पास क्या कहलाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं जिसमें आपको डायरेक्शन भी चाहिए तो वो आपके पास इसकी एग्जांपल है वेट। देखो भाई वेट के जो है ये अंडरस्टूड है कि वेट का जो आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सही है, तो ये जो है आपके पास अंडरस्टूड चीज है। तो इसके अंदर जो है अगर आप कोई फोर्स लग रही है, कुछ भी लग रहा है तो वो न्यूटन आप यूनिट होता है। सही है, तो ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीड की तो स्पीड जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। सही। टाइम की बात कर लेते हैं तो टाइम भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको बताने के लिए आपको टाइम को बताने के लिए कभी भी आपको जो है डायरेक्शन की नीड नहीं होगी। सही है, तो ये जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो आपके पास वेलोसिटी है, उसके साथ साथ जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल जो है मौजूद है। तो बस आपको जस्ट जो है मैंने एक कॉन्सेप्ट देना था कि स्केलर और वेक्टर के दरमियान जो है डिफरेंस क्या है। सही है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि भाई स्केलर को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। देखो भाई अगर आपको स्पीड को रिप्रेजेंट करना है आप क्या करोगे, आप सिंपल जो है एस लिख दोगे। अगर आपको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है आप सिर्फ क्या करोगे, डी लिख दोगे। आपको टाइम को रिप्रेजेंट करना है आप क्या करोगे, आप सिर्फ टी लिख दोगे। लेकिन वेक्टर के अंदर कहानी थोड़ी सी अलग है। क्या कहानी है भाई, अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो भाई अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप डी लिख के उसके ऊपर वेक्टर का साइन भी बनाते हैं। तो ये चीज शो करती है कि भाई आपने जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। सही है, मैं वेलोसिटी यहाँ पर लिखूं तो वेलोसिटी में भी आपको जो है ऊपर वेक्टर का साइन बनाना पड़ेगा। भाई तरीका एक नहीं है रिप्रेजेंट करने का, आपके पास एक और तरीका है कि आप इसको जो है बोल्ड कर दो। आप जो वी जो आपने लिखा है इसको जो है आप बोल्ड कर दो, ये भी एक तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। सही, तो यहां तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसके बाद जो है हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस कर ले रहे हैं। देखो भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर तो यहाँ पे मैंने सारी मेंशन कर दी कि कौन कौन से जो है टाइप्स है वेक्टर की। तो
इनको जो है मैं आपके एमसीक्यूज के अंदर कवर कराऊंगा। सही है, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो एमसीक्यूज के ऊपर बेस कर रही है, ताकि आपको समझ में आए कि इन जो हम लोग यहाँ पर वेक्टर्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं इनका क्या फायदा है आपके ई कैट एम कैट कोर्स के अंदर, किस तरह जो है वो आपसे सवाल पूछ सकता है आपके इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, तो ये तमाम टाइप्स जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। फ्री वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर होते हैं, नल वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है और रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इन सब के नेम जो है आपने सुने हुए, लेकिन आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देना, अंडरस्टैंडिंग करवाना जो है ये जरूरी है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं MCQs नंबर 1 जो है हमारे पास, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, ये आपको जो है गिवन है सवाल में। सही है, और आपको बोलना है कि भाई पोजीशन वेक्टर जो है बताओ। सही, पहले आपको समझ में आना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर होता क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये तमाम वेक्टर्स की टाइप है, हम जो है आगे एमसीक्यूज के अंदर जो है डिस्कस करेंगे कि क्या कौन सी टाइप जो है किस तरह समझ सकते हैं उसको। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आपके पास आई है। सही है, अभी यहाँ पर जो है मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। सही, अब यहाँ पर आपके पास जो है भाई, लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास जो है जेड एक्सिस है। सही, आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर ये गिवन है। सही है, और ये जो पॉइंट गिवन है, सही है, अब यहाँ पर एक वेक्टर आपके पास, सही, एक पॉइंट पे आपके पास एक वेक्टर है और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3, 2, 5। सही है, अब ये पॉइंट जो है ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, अब जो है हमें पोजीशन वेक्टर बताना है, इसको हमने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख के आना है। तो देखो भाई, अब आप जो है जब इस पॉइंट के पास जाएंगे ना, ये आपका ओरिजिन है। सही, ये आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है 0 है। अब यहाँ पर जो ये आपके पास फर्स्ट लेटर है ना, ये शो करता है एक्स को, ये शो करेगा वाई को और ये शो करेगा आपके पास जेड को। सही है, तो आप जो है अपने एक्स डायरेक्शन में 3 मूव करेंगे, वाई डायरेक्शन में आप 2 मूव करेंगे और आप जेड डायरेक्शन में जो है 5 मूव करके जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है पहुंच जाएंगे। तो ये जो है एक तरीका है पोजीशन वेक्टर को बताने का। सही है, यहाँ पर एक चीज आप नोट डाउन कर ले अपने पास, आर जो है पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो ये चीज अगर आपको जहन में होगी ना, तो आपको पोजीशन वेक्टर बनाना बहुत आसान है। देखो आपके पास x की वैल्यू क्या गिवन है 3, आप यहाँ 3 पुट कर दो, 2 क्या गिवन है y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, और z आपको क्या गिवन है 5, तो आप यहाँ पर पुट कर दो। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 3 आई कैप प्लस, उसके बाद आपके पास 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। अपने ऑप्शंस देखो, आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। देखो यहाँ पर जो साइन चेंज हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यूज है ना एक्स वाई जेड की, ये भी चेंज हो सकती है, ये प्लस माइनस हो सकती है। उसके हिसाब से जो है आपने ऑप्शन जो है अपना मार्क करना होगा। सही है, तो यहाँ तक जो है आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप पोजीशन वेक्टर जो है किस तरह जो है बता सकते हैं जब आपसे पूछा जाएगा। एमसीक्यू नंबर 2 आपके पास क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर of the particle that moves from point P to point Q। देखो भाई आपके पास एक पॉइंट P है, एक आपके पास Q पॉइंट है। सही है, अब आपका वेक्टर लेट्स सपोज P पॉइंट पे था, वो डिस्प्लेस होके Q पॉइंट पे आ जाता है, उसने आपको ये x y z की फॉर्म में बताया हुआ है। सही है, अब आपने इनके दरमियान जो है डिस्प्लेसमेंट बतानी है कि क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो भाई बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपने Q में से P को जो है माइनस कर देना, Q माइनस P करना है। सही है, सिर्फ Q आपके पास क्या है 3। देखो अब इसको जो है आप लेके आ जाओ वो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। सही है, 3 आई कैप प्लस, उसके बाद 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये तो आपने लिख दिया Q। अब आपने लिखना है P वेक्टर, तो आपने माइनस का साइन डाला, फिर उसके बाद आपने लिखा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप।
अब जो भाई आपने इनको जो है माइनस करना है तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सही है। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। आपको समझ में आई ये माइनस क्यों हो रहा है? ये माइनस जो है मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ये इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, सही है। तो ये इसका जो है माइनस आएगा। अब देखो ये चीज आपके पास कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई। अब 3 में से आपने 2i निकाला, क्या बच गया आपके पास? सिंपल i कैप आ जाएगा। फिर 4j कैप में से आप 3j कैप माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा आपके पास? सिंपल j कैप आ जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन जो है आपके पास ठीक है। इस तरह जो है आपने इस एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करना है, बहुत ही नहायत आसान एमसीक्यूज था। एमसीक्यूज नंबर 3 आपके पास क्या है भाई? व्हाट इज द एंगल बिटवीन अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर। देखो भाई, एक वेक्टर आपके पास, इसका लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड लेते हैं 10 न्यूटन, सही है। अब जो है 10 न्यूटन का एक और वेक्टर है, सही है। 10 न्यूटन का एक और वेक्टर है, लेकिन वो नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाती है। अब इसकी डायरेक्शन देखो भाई, यहां से कैसे हो जाएगी? यू हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, सही है। यहां तक समझ में आया? ये आपके पास क्या कहलाएगा? नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। ये देखो मैंने आपको एक और वेक्टर की टाइप जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है कि वो वेक्टर, उसका ओरिजिनल मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो आपके पास क्या कहलाएगा? नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अब आप इन दोनों को मिला दो भाई, एक 10 न्यूटन की फोर्स ये रही, वेक्टर ये रहा, एक 10 न्यूटन का ये रहा, सही है। अब देखो इनके दरमियान एंगल क्या बनना है? 180 डिग्री का एंगल बनना है, सही है। 180 डिग्री एंगल बनना है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, सही। एमसीक्यूज नंबर 4 को समझो। A vector whose initial and terminal points coincide। अभी आपको यहाँ पर सवाल आएगा कि सर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो भाई, ये आपके पास एक, आप इस तरह जो है भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो, ये आपके पास जो है टेल पॉइंट होता है, ये आपके पास जो है एरो होता है। आपने इंटर के कोर्स के अंदर तो ये चीज पढ़ी थी कि भाई ये टेल है, ये आपके पास हेड है। तो भाई किसी टेल को जो है आप इनिशियल पॉइंट भी बोलते हो, ये आपकी नई चीज है, इसको नोट डाउन करो अपने पास भाई। अब ये जो है हेड जो है आपके पास क्या है? टर्मिनल पॉइंट है, सही है। यहां तक आपको समझ में आ गया। एक और सवाल जो आपसे पूछ सकता है कि भाई यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? जो लेंथ है क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये आपके पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये आपके पास एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सही। तो ये चीज आपको समझ में आई कि इनिशियल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट क्या है। अब सवाल पढ़ लो अपना, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। कि भाई बोला ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है आपस में कोइंसाइड करे। क्या मतलब कि ये टर्मिनल पॉइंट भी जो है इसी के ऊपर हो, मतलब ये इनिशियल है तो टर्मिनल भी यहीं पर है, सही है। तो क्या मतलब, अब इसके अंदर देखो आपका जो लेंथ है वो तो खत्म हो गई, लेंथ आपके पास बची नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट एक के ऊपर आगे बैठ गए, तो लेंथ नहीं बची। इसका क्या मतलब है? आपके पास मैग्नीट्यूड भी खत्म हो गया। आपका मैग्नीट्यूड जब खत्म हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है? आपका वो जीरो वेक्टर कहलाता है। देखो जब आपके पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो हो जाए, बचे ही ना मैग्नीट्यूड ही तो बचे, देखो लेंथ ही नहीं रही ना वेक्टर की। अब जब लेंथ नहीं रही तो मैग्नीट्यूड भी नहीं रहा, मैग्नीट्यूड नहीं रहा तो वेक्टर क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर कहलाएगा। ये भी एक वेक्टर की टाइप है, सही है। तो जीरो वेक्टर आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखो इसके अंदर दो ऑप्शन ठीक हो रहे हैं। दो ऑप्शन क्यों ठीक हो रहे हैं? इसके अंदर आपके पास नल वेक्टर भी आ रहा है। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर एक ही चीज है। यहाँ मैंने दोनों ऑप्शन जो है खुद ऐड किए। उसकी वजह ये थी कि भी अगर आपके पास एग्जाम में अगर जीरो नहीं लिखा हुआ था और नल वेक्टर लिखा आया था तो आपने इसको कट कर देना, सही है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी करवानी थी इस चीज की। अब इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आपके पास मौजूद है। तो भाई देखो इक्वल वेक्टर आपके पास ये होता है कि एक वेक्टर है, उसका 10 न्यूटन है। अब सेकंड वेक्टर भी जो है सेम डायरेक्शन के अंदर हो और उसका मैग्नीट्यूड भी जो है आपके पास सेम हो। तो नेगेटिव वेक्टर के अंदर कहानी अलग थी, उसमें डायरेक्शन अपोजिट होती थी आपके पास, इसमें डायरेक्शन भी आपके पास क्या होगी? सेम होगी, सही है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको मैं डिस्कस करता हूँ आगे, सही।
एमसीक्यू नंबर 5 आपके पास, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर। भाई देखो, उसने अपना आंसर जो है सवाल के अंदर ही दे दिया, ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड क्या है यूनिट वेक्टर का। तो भाई जो यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है ना, तो यूनिट रिप्रेजेंट ही इसको कर रहा है कि ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर है। 1 के बराबर है, 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी भी बोलते हैं। सही है, यूनिट को भी हम 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट भी नहीं कि आपको वो ऑप्शंस के अंदर 1 लिख के दे, अगर वहां पर यूनिटी का ऑप्शन हो तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, इट हैज नो मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड किस पे नहीं होता, जीरो वेक्टर के अंदर नहीं होता, तो ये तो आपके पास सिर्फ गलत हो गया। अब बी ऑप्शन में क्या है कि जीरो मैग्नीट्यूड होता है, नहीं जीरो मैग्नीट्यूड भी नहीं होता, कांस्टेंट होता है लेकिन जीरो नहीं होता। कांस्टेंट तो भाई बहुत सारा हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। आपके पास सिर्फ 1 होता है, तो वो आपके पास यूनिटी कहलाएगा। सही है, तो यहां तक जो है आपको यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल गया। देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी होता है कि आप एक वेक्टर को उसके जो है मैग्नीट्यूड से जो है डिवाइड करा दो। सही है, तो ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि आपने यूनिट वेक्टर लिखा, इसके ऊपर जो है आप कैप का साइन डालते हैं। सही है, इसको हम लोग हेड भी बोलते हैं। ये जो है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये एक आपने सिंपल वेक्टर लिखा, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। अब मैग्नीट्यूड को किस तरह निकालते हैं, ये एक अलग कहानी है, फिर मैं आपको जस्ट मेंशन कर देता हूँ कि आप उसके अंदर जो उसकी x वैल्यू है उसका स्क्वायर लेते हैं, फिर उसकी जो y की वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे, और उसकी z की वैल्यू का जो है उसका स्क्वायर लेंगे, उसका आप जो है स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास जो है मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। सही है, तो यहाँ तक आपको होपफुली जो है समझ में आ चुका होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। एमसीक्यू नंबर 6, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड डैश। तो भाई हमने जो फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व किया था ना पोजीशन वेक्टर का, उसके अंदर जो है आपको जो गिवन था वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन था। आपको याद होगा कि आपको इस तरह की एक वैल्यू गिवन थी, तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन था। इसको जो है हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो हो सकता है कि वो आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिख के दे दे एमसीक्यूज के अंदर, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सही है, एमसीक्यूज नंबर 7 जो है, the direction of a vector in a space is specified by dash। देखो भाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहां पर, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। अगर आपके पास कोई वेक्टर है स्पेस के अंदर, सही है, उसको जब आप इसकी डायरेक्शन जो है ना उसको स्पेसिफाई करने के लिए 3 एंगल्स की जरूरत है। सही है, एक एंगल जो है वो बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, एक एंगल बनाएगा वो वाई एक्सिस के साथ, एक एंगल जो बनाएगा वो जेड एक्सिस के साथ बनाएगा। सही है, तीनों के साथ बनाएगा अल्फा, बीटा और गामा। आपके पास कितने एंगल बन जाएंगे, 3 एंगल बन जाएंगे। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, एक वेक्टर है स्पेस के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने एंगल की जरूरत है, 3 एंगल की जरूरत है आपके पास। सही है, एमसीक्यू नंबर 8, sum of rectangular component vectors produces the dash vector। पहले तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है। आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा। सही है, कि आपके पास एक वेक्टर है, सही है, आप उसको जो है कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर दो, ब्रेक कर दो। कंपोनेंट्स में क्या कर दो, ब्रेक कर दो, और या तो वो 2 वे करो या मोर देन 2 वे कर दो। सही है, यहां तक समझ में आ गया आपको। ये आपके पास क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कब बनेगा, कि जब उसको डिस्प्लेस किया ना कंपोनेंट्स के अंदर, तो वो जो है 90 डिग्री के ऊपर जाकर डिस्प्लेस हो, 90 डिग्री के ऊपर। सही है, लेट्स सपोज आपके पास ये एक वेक्टर था, सही, ए वेक्टर है आपके पास। अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई इसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर ब्रेक कर दो। तो आपने क्या किया, एफ एक्स कर दिया, एफ वाई कर दिया, एंगल क्या बना, 90 डिग्री बना। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएगा। सही है, अब वो क्या कह रहा है कि भाई उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्या ले लो, सम ले लो। अब आपके पास एफ एक्स और एफ वाई ऐसे कंपोनेंट्स है, जब आप इनका सम लोगे ना, वेक्टर सम लोगे, तो आपके पास दोबारा से ये ओरिजिनल वेक्टर आपके पास आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा।
सही है। फ्री वेक्टर क्या होता है, इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। नेगेटिव वेक्टर मैंने डिस्कस कर लिया, नल वेक्टर भी जो है मैंने डिस्कस कर लिया। सही है। MCQ नंबर 9, द एंगल बिटवीन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज डैश। देखो अभी हम लास्ट स्लाइड पे डिस्कस करके आ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और रेजोल्यूशन और वेक्टर के कंपोनेंट में क्या फर्क होता है। सिर्फ यही फर्क होता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर आपको जो एंगल बनता है, एक आपके पास वेक्टर है, आपने उसको जब कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया fx या fy, तो आपके पास एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 10, if we add two vectors of equal magnitudes but in opposite direction then we get a dash। देखो भाई दो वेक्टर्स आपके पास और कह रहा है भाई इक्वल मैग्नीट्यूड के भी है। एक को मैं नाम देता हूं ए वेक्टर, सही है, और दूसरे को मैं नाम देता हूं बी वेक्टर। सही है, दो वेक्टर हो गए आपके पास, मैग्नीट्यूड सेम है, लेट्स सपोज 10 न्यूटन 10 न्यूटन। सही है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें क्या चीज मिलेगी, यहां पर सवाल यहां पर ये आता है। सही है, अभी वही देखो यहां पर ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। अब इसका जो है आप डिफरेंस लो, 10 में से 10 माइनस करो क्या बचेगा, 0। और 0 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नल वेक्टर को। समझ में आई यहां पर। देखो वो आपसे ये पूछा था कि उसने आपको बोला कि भाई दो वेक्टर को जो है ऐड करो, दो वेक्टर को ऐड करना है आपने। ए वेक्टर आपके पास था, सही है, ये सपोज करो ये ए वेक्टर था और ये जो है आपके पास बी वेक्टर था, आपने जो है दोनों को ऐड करना था। अब देखो बी वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इसके साथ जो है माइनस का साइन आएगा। सही है, अब ए वेक्टर को जो है आपने 10 लिखा और यहाँ पे भी 10 लिखा, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 क्या है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। सही, यहां तक समझ में आया। देखो इस एमसीक्यूज को जो है आपसे ये इस तरीके से ही पूछ सकता है। सेम एमसीक्यूज है जो हमने डिस्कस किया अभी लास्ट स्लाइड के अंदर, पूछने का अंदाज अलग है। इफ टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, देखो आइडेंटिकल लफ्ज का मतलब होता है सेम। सही है, दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है उनका, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, सब वही चीज आपको गिवन है। डिफरेंस ऑफ वेक्टर बता दो। अब उसने यहाँ पर लफ्ज का यूज कर लिया, डिफरेंस ऑफ वेक्टर बता दो। अब ये चीज जो है हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं। सही है, आंसर जो है इसका वही नल वेक्टर ही आना है। सही है, आपने वही एग्जांपल लेके, आप देखो मैग्नीट्यूड सेम है, आपकी मर्जी, आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप 2 न्यूटन ले लो या 4 न्यूटन ले लो, देखो दोनों की वैल्यू सेम रहनी है। जब भी डिफरेंस लोगे आंसर फिर भी 0 ही आना है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बना हुआ है, आप डायरेक्ट जो है आंसर अपना जो है लगा सकते हैं। MCQ number 12, a vector which can be displaced parallel to itself and applied at any point is known as। देखो वो वेक्टर जिसको आप पैरेलल जो है डिस्प्लेस करते रहो उसकी पोजीशन से, और जो है वो क्या कहलाएगा, उसकी ये पूछा गया है। देखो भाई ये एक वेक्टर आपके पास, सही है, ये एंगल बना रहा है थीटा। सही है, अब जो है मैंने इस वेक्टर को उठा के डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर ले आया, एंगल वैसे का वैसे थीटा ही बना रहा है और डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम की सेम रह रही है वेक्टर की। वेक्टर के देखो डायरेक्शन में फर्क नहीं आया, आप यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर ये चीज नोट करने की है, डायरेक्शन के अंदर नो चेंज। ये चीज आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा। डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा और वेक्टर जो है आपका डिस्प्लेस हो रहा है, इसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। देखो ये डेफिनेशन आपकी रह गई फ्री वेक्टर की, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि फ्री वेक्टर वो होता है जिसको हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। सही है, और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आता है वेक्टर की, ना कोई एंगल में फर्क आता है। सही है, तो क्या आता है, फ्री वेक्टर कहलाता है। बाकी ये तीनों वेक्टर जो है हम लोग पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। सही है, तो ये जो था हमारा एक थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर के चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रही थी या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रही थी और एमसीक्यू सॉल्व करवाया मैंने यहाँ पर आपको। तो जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर जो है हम लोग मजीद आगे के टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे और जो है अपने ई-कैट एम-कैट कोर्स के अंदर जो है आगे की तरफ आएंगे। सही है, तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो भाई अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। प्रैक्टिस जो है आपको बहुत जरूरी है इस चीज की। साथ साथ जो है नोट करते रहे, अपने लेक्चर्स कॉपी बना देना है, तो ताकि आपको जो है आसानी हो आपके।
तो ये देखो मैंने यहाँ पर जो आपको मेंशन किया था ना, फ्री वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर, तो तब मैंने यहाँ पर आपको एमसीक्यूज के मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। रिजल्टेंट वेक्टर को मैं यहाँ बताया तो क्या होता है कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर भी कि दो वेक्टर का जो है आप सम ले लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका जो है आप सम ले लो। कैसे ले लो सम, समझ लेते हैं भाई। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, सही है। अब इन दोनों को आपस में मिला लो, सही है, मिला लिया आपने। अब मिलाने के बाद एक वेक्टर जो निकल के आएगा ना, ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। सॉरी यहाँ से रिमूव हो गया, सही है। ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है, दोनों को आपस में मिलाया आपने, आपके पास क्या निकल के आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ गया। तो ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन होती है। आपको जस्ट अंडरस्टैंड करवाना था। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करें और अपने जो है तैयारी को बेहतरीन अंदाज में करें। और एक देखो भाई, ई कैट एम कैट के अंदर आपको जो मेन चीज है वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप एमसीक्यूज को जो है एक कॉन्सेप्ट वे के साथ सॉल्व करें और उसके अंदर जो है थिंकिंग के साथ सॉल्व करें। देखो बच्चे जो है रट्टा लगा के सॉल्व करेंगे तो फिर जाहिर गलत ऑप्शन आप लोग टिक कर देते हैं। तो आपको एक चीज का ख्याल करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज प्रूफ। थैंक यू।